इस बड़े गौर से देख रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं बता दूं, बोलने का बोलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष को बता दूं, ये जो विधेयक लाया गया है लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए, इस पूरे 200 माननीय सदस्यों के हाउस में केवल 2 ऐसे लोग हैं जो स्वयं लोकतंत्र सेनानी है, जेल में रहे थे। पहले हैं माननीय ताराचंद जी जैन, जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की थी। बेटो ये पुरानी होना है, माननीय सदस्य या परिचय नहीं करा रहे। दूसरा हूं मैं जो इस चर्चा को समापन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय 1947 से लेकर आज 2025 तक इस देश में एक परंपरा कायम है कि एक परिवार ऐसा है जिसके बारे में, जिस पर कभी भी कुछ भी आंच आ जाए तो जैसे देश पर आंच आ गई हो, देश खतरे में पड़ गया हो, ऐसा माहौल बनाया जाता रहा है। वही 1975 में हुआ। एक सांसद रायबरेली से, उनके चुनाव को चुनौती दी गई, उनके सामने जो हारा उस प्रतिनिधि द्वारा, और उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, उनका चुनाव रद्द कर दिया, अमान्य कर दिया और उनको अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर लिया। सिर्फ इस एक बात से देश खतरे में पड़ गया, देश का संविधान खतरे में पड़ गया और इसलिए देश में आपातकाल जैसा काला कालखंड लाना पड़ा। और इसलिए उस समय एक कवि हुए हैं, दुष्यंत, बहुत प्रसिद्ध कवि है, उनका एक शेर उस समय के शासन के लिए कहा गया था कि मत कहो आकाश में कुहरा गना है, मत कहो आकाश में कुहरा गना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इतना खतरनाक माहौल था, कुछ भी बोलना मुश्किल, कुछ भी लिखना मुश्किल, कुछ भी यदि इशारा भी कर लिया तो अंदर डाल देते थे। ये वो माहौल था और केवल उस भय का माहौल सिर्फ इसलिए खड़ा कर किया गया, उस एक परिवार की सत्ता को कायम रखना था, उस एक व्यक्ति की सत्ता को कायम रखना था। मुझे उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे तो उस कालखंड पे अफसोस प्रकट करते, हमसे भूल हुई, आपातकाल नहीं लगाना चाहिए था, वो अत्याचार नहीं करने चाहिए थे, ये सब बोला होता तो अच्छा लगता। दुर्भाग्य से आप में से अनेक लोगों ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, उसको न्याय संगत ठहराने की कोशिश की। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि उस अत्याचार को आप न्याय संगत ठहरा रहे हैं। और जिस नसबंदी को लेकर आप कह रहे हैं कि आबादी कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी था, याद रखो नेता प्रतिपक्ष, उस नसबंदी के उस अत्याचारी अभियान का सबसे अधिक शिकार कौन हुआ? ST, SC और OBC, जिससे आप भी आते हो। उन लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। 17 साल के कुंवारे से लेके 77 साल के बूढ़ों तक के नसबंदी कर दी गई और इट इज ऑन रिकॉर्ड, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। और जो जेल गए थे उनकी उम्र क्या थी? सबसे कम उम्र का हमारा साथी था 13 साल का और सबसे अधिक उम्र के हमारे साथी थे राधाकृष्ण रस्तोगी, वरिष्ठ जो अधिवक्ता थे, इस बाद में जो एडवोकेट जनरल भी रहे राजस्थान हाईकोर्ट के, वो 83 साल के थे। 13 साल से 83 साल तक के लोगों को अंदर डाला गया और जितने लोग अंदर गए उसमें से राजनेता तो मुश्किल से 15-20% थे, बाकी सारे या तो विद्यार्थी थे या फिर व्यापारी थे या छोटे मोटे मजदूर थे, किसान थे, कर्मचारी थे। ऐसे लोगों को अंदर डाला गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विरोध किया था कि यह आपातकाल ठीक नहीं है, ये संविधान के अनेक धाराओं को आपने निलंबित कर दिया है, वो ठीक नहीं है, मौलिक अधिकारों को आपने समाप्त कर दिया है, वो ठीक नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। ये कहने की हिम्मत जिन लोगों ने की, उनको कहा गया लोकतंत्र सेनानी। अत्याचार कितने हुए थे आप कल्पना नहीं कर सकते। वर्णन किया एक राजेंद्र गहलोत साहब का नाम, एक हमारे माननीय सदस्य रहे इस सदन के घनश्याम जी तिवारी, उन पर भी अमानवीय अत्याचार हुए, अमानवीय, कल्पना नहीं कर सकते वो अत्याचार हुए। और कह रहे हैं कि जो अपराध करेगा वो तो जेल जाएगा ही। उनका अपराध क्या था? मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ। उस समय ये हालत ये थी, मैंने दो बार सत्याग्रह किया। 14 नवंबर को पहली बार सत्याग्रह किया सोजत से, 25 दिन रहा अंदर। धारा क्या थी? 107, 151, 107 और 151 में 25 घंटे नहीं रहता अंदर आदमी, 25 दिन में अंदर रहा। और उसके बाद
जमानत करा के मैं बाहर आया और दोबारा सत्याग्रह किया 30 दिसंबर को, और उसके बाद उसमें मुझे DIR में लिया पाली में, और मजिस्ट्रेट जो थे CJM थे वो हमारी पेशी पे पेशी। हमने कहा साहब सुनो केस, तो बोले तुम्हारा वकील का है? कोई हमारा वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता था, मुश्किल से गिने चुने लोग थे जो केस लड़ते थे। कोई हमारे पक्ष में गवाह देने को तैयार नहीं होता डर के मारे, कोई हमारी जमानत देने को तैयार नहीं होता डर के मारे, और मजिस्ट्रेट खुद सुनने को तैयार नहीं होते थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी। कई महीनों बाद एक जब ट्रांसफ़र हुए दूसरे मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने हिम्मत करके सुनवाई शुरू की, और जब मेरी सुनवाई हो रही थी, जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे गिरफ्तार किया था उसको गवाह के लिए बुलाया गया। उसको कहा भी इसका अपराध क्या है, उस समय का वातावरण क्या था वो बताने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। उसको पूछा कि भाई इसका अपराध क्या है? साहब ये आगजनी कर रहे थे। अच्छा क्या कर रहे थे? और इनके हाथ में मशालें थी। 2 आदमी थे, माणकचंद यति और मैं। कलेक्टर चौराहे के आसपास से हम पाली में 2 मशालें लेकर चले, लगभग 1.5 किलोमीटर चले हम। बोले कितना चले? 1.5 किलोमीटर। हाथ में क्या था? मशालें थी। कि कितनी दुकानों को आग लगाई, कितने घरों को आग लगाई? बोले कहीं नहीं लगाई। तो फिर कहाँ आगजनी कर रहे थे? फिर बोले दूसरा आरोप क्या है? तो बोले साहब सरकार के खिलाफ जनता को भड़का रहे थे। अच्छा क्या कर रहे थे? भाषण दिया? नहीं भाषण तो नहीं दिया। तो क्या किया? बोले नारे लगा रहे थे। क्या नारा लगाया? पुलिस इंस्पेक्टर ऑन रिकॉर्ड करा है, और CJM कोर्ट पाली के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है साहब ये भारत माता की जय बोल रहे थे। भारत माता की जय बोलना अपराध घोषित कर दिया था आपकी सरकार ने। उस पर आप गर्व कर रहे हो, उसमें शर्म आनी चाहिए थी। आपका गर्व कर रहे हो उस कालखंड पे, अब भी जस्टिफाई कर रहे हो। आपसे अधिक गया पिता और कौन हो सकता है जो उस कालखंड को भी जस्टिफाई करने के लिए तुला हुआ है। इतना भयंकर उसमें जो माहौल था, डर का माहौल, उस सारे में से उस सारे का हमने मुकाबला किया। अपने कैरियर की चिंता छोड़कर, अपने जीवन की चिंता छोड़कर, अपने शरीर की चिंता छोड़कर, अपने पीछे परिवार की चिंता छोड़कर। कईयों के व्यापार बर्बाद हो गए, कईयों के धंधे बर्बाद हो गए, कईयों की खेती बर्बाद हो गई। कई ऐसे परिवार तो जिंदगी भर वापस खड़े नहीं हो पाए, जिनको हम सहायता देकर खड़ा करने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है, ये बिल जो लाया गया, ये बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका समर्थन किया ही जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी कि प्रतिपक्ष भी इस बिल का भी समर्थन करता और उस कालखंड पर क्षमा याचना भी करता, अफसोस जाहिर करता। लेकिन फिर आप विषय से भटकने की कोशिश कर रहे हो। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करता हूं कि मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद करता